चलिए आज पढ़ते हैं, आज की क्लास में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं। इसके पहले वाली क्लास में उपापचय हो गया था, पोषण हुआ था, पोषण के प्रकार ये हो गया था। ये वीडियो के पहले वाले पार्ट में है, अब ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो, एकदम छप गया, ये आ रहा है, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण हर साल आता है, तो इसको थोड़ा गौर से पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण उपचय जो था, वो उपचय में क्या होता है, सरल पदार्थ से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। ये क्रिया कहाँ होती है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये पौधों द्वारा किया जाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पौधे अपना भोजन जब स्वयं बनाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं, बहुत सरल है। पौधे मृदा से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आपको अगर आता है, समझ में अगर आ गया, तो आप कई तरीके से भी कह सकते हैं। अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी की सहायता से पौधे मृदा से जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कहिए, जैसे आपका मन करे वैसे कहिए। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल और सूर्य के प्रकाश तथा पराबैंगनी की सहायता से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, यही प्रकाश संश्लेषण है। अब ये प्रकाश संश्लेषण का हम समीकरण लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे मृदा से जल लेते हैं, अवशोषित करते हैं, जल अवशोषित कर करके बनाते हैं भोजन। अब भोजन किस रूप में बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6। यही ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज, यही क्या है, भोजन है इनका। ठीक है, इस भोजन को पौधे स्टार्च और मंड के रूप में, मतलब स्टार्च के रूप में उसे स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टार्च के रूप में उसे स्टोर कर लेते हैं। ये क्या, इसके बाद क्या बनता है, जल भी रहता है और ऑक्सीजन। एक चीज बताएं, ऐसे जब भोजन बनता है ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज बनता है, इसका भोजन है। अब ये भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। तो स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा, पत्तियों में। ठीक है, पौधों के हरे भाग में, वो पत्तियों में वहाँ पे संग्रहित हो जाता है। ठीक, तो जो नया नया पत्ती निकलता है, देखे हो ना, नया नया पीला पीला थोड़ा लाल लाल रहेगा, अगर आम का देखा जाए तब, आम का, तो हाँ, उसमें जो भोजन रहता है ये वाला स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। अब उसको तोड़ करके खाओगे, मीठा मीठा आएगा। ठीक है, तो ये जो स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मीठे चीज़ों में पाया जाता है, तो इसीलिए यह थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है और लोग इसी को चबा जाते हैं, बढ़िया लगता है। तो ये काम केवल वही करता है जो बगीचे में रहता है। बगीचा वाले अपन इधर उधर करते रहते हैं, वही आम के पेड़ के पास रहेंगे, सब यही खुरापाती करते हैं, और क्या। तो ये इस प्रकार से पौधे अपना भोजन बना लिए। ग्लूकोज, इसको संतुलित कर देंगे। संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12,
यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6, ठीक है। ये संतुलित अवस्था में हो गया, ठीक। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिल करके सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी की सहायता से भोजन अपना बना लेते हैं। तो यहाँ सूर्य का प्रकाश लिख दें, किसकी सहायता से? सूर्य का प्रकाश। अब किसकी उपस्थिति में? पराबैंगनी की उपस्थिति में, पराबैंगनी की उपस्थिति में। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये भी लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे भोजन बन जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? अब ये जो प्रक्रिया सारा हो रहा है प्रकाश संश्लेषण का, ये कैसे हो रहा है? वहां पे अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है पौधों के हरे भाग में, वो क्या वहां पे हो रहा है, तो उसको जानने के लिए हम लोग इसकी क्रिया विधि पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि अब पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। पहले एक ठो बनाए थे पत्ती ना, पहले पत्तियां बना लीजिए। पत्ती में छोटे छोटे क्या रहते हैं? धब्बा रहते हैं, ठीक है। और इसी में छोटे छोटे छिद्र भी रहते हैं, ठीक। ऐसे पत्ता बायो में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। यहाँ पे क्या है? ये जो है ये एक प्रकार का क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या है? हरित लवक। क्या ये? हरित लवक। इसको हम लोग क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। हरित लवक, ठीक है, हरित लवक है। और यहीं पे रहते हैं छोटे छोटे छिद्र भी रहते हैं, उसे कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र, ठीक है। अभी रंध्र का भी हम फिगर बनाने वाले हैं। इसको देखो, ये हरित लवक जो होता है, इसके अंदर ऐसे तरल पदार्थ भरा होता है, ठीक है। ध्यान से समझते जाइए। और इसमें ऐसे सतह जैसे सतत ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या होता है? गोलाकार सतह, ठीक है, परत। उसी पे ऐसे एक के ऊपर एक रहते हैं। ऐसे बहुत सारे रहते हैं, 2 ठो हम दिखा दिए, ठीक है। ऐसे हैं। तो ये पूरा भाग, ये जो पूरा भाग है, ये जो सतही संरचना है एक के ऊपर एक, इसे कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। अब ये जो तरल पदार्थ इसमें भरा हुआ है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। आज समझ में इतना, आगे अब जाएगा। इसके अंदर ये जो एक एक जो नहीं है, एक को कहेंगे थाइलेकाइट्स। थाइलेकाइट्स, देखो थाइलेकाइट्स से लिखा रहता है ना, तो यहाँ पे एक तो क्या है? थाइलेकाइट्स, ठीक है। अब इसमें थाइलेकाइट्स में क्या पाया जाता है? हरित लवक। हरित लवक नहीं, थाइलेकाइट्स में पाया जाता है परहरित, ठीक है, क्लोरोफिल। अब इसके अंदर जो रहता है, क्या रहता है? क्लोरोफिल। अब यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है एक धातु मैग्नीशियम। बस यहाँ तक स्टॉप, ठीक है, समझ में? ये पौधा है, पौधे की पत्ती है, मतलब पौधे का हरा भाग है। हरे भाग में क्या रहता है? हरित लवक। क्या रहता है? हरित लवक। हरित लवक होता है, ठीक है। हरित लवक हो गया। अब हरित लवक में ये सभी भाग होते हैं। हरित लवक में ऐसी संरचना होती है, तो इसे कहते हैं ग्रेना।
और हरित लवक में ही जो लिक्विड जैसा रहता है पदार्थ उसमें उसे कहते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना में एक एक संरचना को, एक एक परत को कहेंगे थाइलेकाइट्स। थाइलेकाइट्स में भरा होता है, रहता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। ठीक, इतना समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़े तो देखिए, अब ये सभी संरचना था। अब होता क्या है, अब जैसे ही पत्ती रहेगा इस पे पड़ेगा प्रकाश, इस पे क्या पड़ेगा? प्रकाश। अब जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश सीधा जाएगा यहाँ ग्रेना पे। कहाँ जाएगा? ग्रेना पे। तब होगा प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या होगा? प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर हिल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाशिक या हिल, HIL रहता है ना, ऐसे हिल, हिल रिएक्शन। क्या होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया, अभिक्रिया सही तो है। ठीक है, ये सभी संरचना था उसका। अब पौधों के हरे भाग में पत्तियों पे पड़ा प्रकाश, अब प्रकाश द्वारा होगा रिएक्शन। अब जैसे ही प्रकाश पड़ा, यहां से चालू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही प्रकाश पड़ा, प्रकाश जाएगा सीधा कहाँ पे? मैग्नीशियम पे पड़ेगा। प्रकाश पड़ने से मैग्नीशियम के एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसमें से। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। ठीक, किसके कारण? किसके कारण? प्रकाश के कारण। प्रकाश जैसे पड़ेगा वहां पे चालू हो जाएगा ये क्रिया। तो मैग्नीशियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मैग्नीशियम की इस प्रक्रिया से निर्माण बनता है, ATP का निर्माण होता है। क्या होता है? ATP। हील रिएक्शन से ATP बना। जैसे ही मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे ही तुरंत ATP का निर्माण चालू। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पत्ती था, इस पे प्रकाश पड़ा, मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकला, फिर ATP का निर्माण हुआ। ATP का निर्माण हुआ, ATP से बन जाता है NADP। अब ये सभी एक प्रकार के क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है, उसी में वो बन रहे हैं। अब NADP बन गया। अब NADP जैसे ही बना, इसमें जल भी है, जल आ जाएगा इसमें। ठीक है, जल भी रहेगा। जल 2 भागों में टूटेगा, अब होगा जल अपघटन। क्या होगा? जल अपघटन। जल अपघटन होता है, जल जो है अपघटित होके, ये अपघटित होके 2 भागों में टूट जाता है, H2 और O2 और H2। ठीक है, अब ये जो O2 है ये आराम से रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाता है। अब बचता क्या है? H2। तो ये H2 को ये पकड़ लेता है, फिर बनाता है NADPH2, उसको पकड़ लिया। ठीक है, अब NADPH2 ये इस ग्रेना में हुआ था, ग्रेना में हुआ था ना। ये सभी प्रक्रिया कहाँ हो रहा है? ग्रेना में। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? और ग्रेना में। ठीक है, पौधों के हरित लवक के ग्रेना में। ग्रेना में ये प्रक्रिया हो गई, NADPH2 का निर्माण हो गया। अब जैसे ही ग्रेना में हो जाता है, ये फिर यहाँ से चला जाता है स्ट्रोमा में। ग्रेना से कहाँ चला जाएगा? स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा में क्या चालू होगा? अप्रकाशिक अभिक्रिया। क्या चालू होगा? अब इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं है। अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया चालू हो जाता है। अब अप्रकाशिक अभिक्रिया जब होता है तो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे पहले से ही निर्माण रहता है, पहले से ही बना होता है RUDP। ठीक है,
क्या बना होता है, RUDP पहले से उसमें उपस्थित होता है। अब RUDP को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ से रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। कौन लेता है, RUDP। ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में पहले से बना बैठा रहता है, ठीक है। अब NADPH2 का इंतजार करता रहता है, जल्दी से ग्रेना से आए, तो ये ग्रेना से NADPH2 तुरंत स्ट्रोमा में चला जाता है, ठीक है। तो RUDP तब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा फटाक से, कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ये कार्बन डाइऑक्साइड से दोनों को अलग कर देता है, ठीक है। कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं, फिर ऑक्सीजन निकल गया रंध्रों द्वारा बाहर। अब इस स्ट्रोमा में क्या क्या आ गया, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, ये ऑक्सीजन भी रहता है, ठीक है। बहुत निकलता है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है। तो अब इस स्ट्रोमा में क्या क्या आ गया, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया इसके थ्रू, और ऑक्सीजन भी है। अब बताइए ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। ये तुरंत यहाँ पे मिलके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। इस प्रकार ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्रिया विधि समझ में आया कि नहीं, इतनी सभी प्रक्रियाएं होती हैं। समझ में आई ये क्रिया विधि, किसी को कोई दिक्कत, कहाँ पे समझ में नहीं है बताइए, यहाँ पे आगे बता देते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन मिलके सब बना लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बन गया। अब यही ग्लूकोज जो होता है पौधों के हरे भाग में उपस्थित रहता है और मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अब इसको संचित हो जाता है स्टार्च के रूप में, इसको परीक्षण करते हैं आयोडीन से, है कि नहीं, ठीक है। ये आगे की प्रक्रिया है। लेकिन बहुत सारे पौधे अलग अलग टाइप के होते हैं, देखे होंगे, किसी में पत्ती रहता है, हम पत्ती का बात करें तो किसी में पत्ती नहीं रहता, तो वो क्या होगा, जैसे अभी क्या है, ड्रैगन फ्रूट ना, देखो कि नहीं, कटीला कटीला रहता है, हम लगाए हैं, रोज देखते हैं। और एक तो रहता है ये एलोवेरा ना, और कैक्टस, तो ये सभी क्या है, कांटेनुमा है, इसमें पत्ती रहता है नहीं, लेकिन देखोगे वही हरा रहेगा। तो हरे भाग में होता है ना भोजन का निर्माण, वो होता है। कटीला काहे रहता है पता है, वो जल की हानि अधिक ना हो इसलिए कटीला रहता है। क्योंकि ये कटीले वाले जितने पौधे होते हैं वो रेगिस्तान में ज़्यादा होते हैं, समझ गए। यहाँ हो गया। अब बहुत सारे पौधे देखो, एक पौधा है तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा बहुत धीरे धीरे उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। सभी जितने पौधे होते हैं सभी में प्रकाश संश्लेषण फटाफट होता रहता है दिन भर में, लेकिन तुलसी का पौधा ऐसा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत धीरे धीरे होता है, और वो होता ही रहता है, सूर्य अस्त हो जाता है तब वो होता रहता है, ठीक है। तो इसके कारण जो तुलसी होता है ना, रात में भी ऑक्सीजन निकालता रहता है, रात में भी वो ऑक्सीजन निकालेगा, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत धीमा होता है, ठीक है। ये जो प्रकाश संश्लेषण है, किस प्रकाश में सबसे अधिक होगा, लाल प्रकाश में सबसे अधिक, फिर उसके बाद किस में होगा, नीला में होगा, फिर उसके बाद बैगनी में। इसको याद कैसे करेंगे, नीला बैग से, बस यही है। नीला बैग से याद करने का मतलब ना कि ये तीन प्रकाश है, इसमें प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है और बाकी सभी प्रकाश में नहीं होता है, ना के बराबर कम होता है, ठीक है। लेकिन इन सभी प्रकाश में, तीनों प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल प्रकाश से नहीं होता है, जैसे इससे ना प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, किसी जो आर्टिफिशियल है जो मानव द्वारा बनाया गया है उससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, लाल, नीला, बैगनी में, ठीक है।
इसमें प्रकाश संश्लेषण दिखता है, लेकिन प्रकाश उतना भी तेज नहीं होना चाहिए कि जितना झुलस जाए वो बेचारा पत्ती है उसका। तो उसका तापमान कितना होना चाहिए, 10 से 35 डिग्री। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश संश्लेषण लगभग 35 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, यहाँ से धीमा होता चला जाएगा और जाते जाते ज़्यादा रहेगा तो वो बंद ही हो जाएगा, 50 हो जाएगा तो झुलस जाएगा पत्ती ही। ठीक है, और इस समय कितना डिग्री सेल्सियस ताप है पता है, 44-43 है। इतना खतरनाक तब होता है। ये क्या है, रंध्र। ठीक है, ये रंध्र, ये बंद भी हो जाता है, ये खुल भी जाता है। ठीक है, अब ये जो रंध्र होता है इसी में रहते हैं छोटे छोटे छेद रहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं छेदों में से ये जो रंध्र है, रंध्र में ये खुलता और बंद होता रहता है, खुलता और बंद होता है। जब इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा तो ये खुल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होगा तो ये खुल जाएगा, और इसमें से वाष्पीकरण भी होता है। तो वाष्पीकरण कैसे होता है, ये जल को क्या करता है, वाष्प में भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पत्तियों से ऑक्सीजन और जल की हानि होती है, ऑक्सीजन और जल को यह निकालता है। पत्ती का कौन भाग निकालता है, रंध्र, इससे बनता है बहुविकल्पी। ठीक है, रंध्रों द्वारा जल और ऑक्सीजन की हानि होती है, अर्थात जल और ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। ठीक है, विनिमय होता है, ये ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। ठीक, रंध्रों द्वारा कुल क्या होता है, कुल मिलाकर वह कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन और जल को बाहर निकालता है। ठीक, कोई दिक्कत, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा। ठीक, अब ये जो रंध्रों द्वारा होता है, गैसों का विनिमय होता है, यहाँ पे गैसों को बाहर निकालता है। एक चीज और बता दें यहाँ पर, जितने पौधे होते हैं, ठीक है, जितने पौधे होते हैं, सभी पौधे देखोगे पत्ती गिर जाता है सभी पौधों का। एक तो गिरता है दिसंबर में, और एक गिरता है पतझड़ के मौसम में। गिरता है कि नहीं, एक ठंड के मौसम में गिरेगा, एक गर्मी आने वाली रहेगी तब गिरता है। तो ये कब क्यों होता है, तो जब ठंडी आने वाली होती है, नवंबर दिसंबर का ऐसे मौसम रहता है, तब पौधे के पत्ते गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, ये जो रंध्र है, ध्यान से समझना, पत्ते क्यों गिरते हैं, ये जो रंध्र है, रंध्रों से गैसों का विनिमय होता है और जल की हानि होती है, यहाँ से जल भी निकलता है। तो जैसे ही जल निकलेगा, जल कहीं से भी वाष्पीकृत होता है, वहाँ से उष्मा को भी निकल के वातावरण में चला जाता है। जहाँ से वाष्पीकरण होगा वहाँ से उष्मा भी वातावरण में चला जाएगा। तो ये पौधे जो होते हैं, ठंड के मौसम में वाष्पीकरण के दौरान जो उष्मा निकल रही है, उससे बचने के लिए वो पत्तियों को झाड़ देते हैं। उनकी पत्ती क्या होती है, झड़ जाती है, खराब होकर सब पत्ती झड़ जाएगा। ठीक है, तो ठंड आने वाला होता है, तो उसके पहले पत्ती इसलिए झाड़ते हैं कि उनको उष्मा की हानि हो जाती है, उष्मा बचाए रखते हैं कि ठंडी झेल रही, नहीं तो पता लगी सब खत्म हो जाएगा, ठंड से वो सिकुड़ के सूख जाएगा है। तो ठंड के मौसम में ठंड आने वाली होती है, तब वो पत्ती क्यों झाड़ते हैं, उष्मा को बचाने के लिए, उष्मा की हानि को बचाने के लिए। अब पतझड़ के मौसम में क्यों गिरता है, जब बसंत ऋतु आता है तब, मतलब होली के पहले तक ना उधर रहता है। तो बसंत ऋतु में क्यों गिरता है पत्ती, उस समय इसलिए गिरता है कि ये जो वाष्पीकरण हो रहा है, उसमें वाष्पीकरण के दौरान जल की हानि हो जाएगी। उस समय उसको क्या बचाना है, जल, क्योंकि आने वाला है गर्मी, उसके बाद गर्मी आने वाला है, तो वो जल को बचाए रहेगा तभी ना। तो इसीलिए वह जल के हानि को रोकने के लिए पौधे अपना पत्ती गिरा देते हैं। ठीक है, फिर वहां से नए नए उगते हैं। समझ में आया अब कैसे होता है। चलिए, ये था रंध्र। रंध्र से क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।